So we discussed about the various high energy compounds, the cutoff value of energy, various terms like enthalpy, entropy, free energy change, the Gibbs reaction, structure of mitochondrion, the location of various enzymes in the inner and outer membrane of mitochondrion, and then also the complexes. So ETC में कितने complexes हैं? 5. अगर हम complete oxidative phosphorylation की बात करते हैं तो there are 5 complexes. Of course the 5th one is the ATP synthase complex जो आपके F particles में होता है. तो हमने यहाँ पर छोड़ा था that there are 5 complexes starting from NADH dehydrogenase, coenzyme Q reductase, succinate dehydrogenase, coenzyme Q reductase, coenzyme Q cytochrome C reductase, cytochrome oxidase and finally ATP synthase. और इन नाम को रिमेंबर करना, रिकॉल करना कोई डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जिस सीरीज में कैरियर्स हैं उसी सीरीज में ये नेम्ड है. We also talked that coenzyme Q and cytochrome C, they are the mobile carriers of the electron transport chain. Rest of the carriers or the components, they are fixed or embedded in the inner mitochondrial membrane. So now this is complex 1. हमने और क्या बात करी थी? That इसके अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर सल्फर कहाँ से आता है? It is either free sulfur or part of cysteine. So complex 1 it accepts electrons from NADH. जितने भी metabolic pathways में NADH बनेगा वहां से complex 1 के अंदर वो electrons को लाएगा. It is reoxidized to NAD plus and the enzyme is NADH dehydrogenase complex which also comprises of FMN. अब ये सब चीजें क्यों पता होनी जरूरी है? आपसे क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में पूछा भी था, रोल ऑफ विटामिन्स एज कोएंजाइम, है ना? उस टाइम जितने स्टूडेंट्स आए थे वाइवा फेस मेरे पास किया था उनको मैंने बताया भी था. तो इसमें कौन सा विटामिन है कोएंजाइम? इनफैक्ट कौन कौन से विटामिन्स हैं इसके अंदर? यस, नियासिन इन द फॉर्म ऑफ NADH and FMN is also the vitamin. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड राइबोफ्लेविन का बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, राइट? तो FMN का क्या सिग्निफिकेंस है कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है. तो जब NADH NAD में कन्वर्ट होगा तो FMN विल बी कन्वर्टेड इनटू FMNH2 और इस ट्रांसफर को फर्दर फैसिलिटेट करेगा द आयरन सल्फर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट और पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो फेरिक से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा and when it reconverts back at that time coenzyme Q will accept these protons. The second is succinate dehydrogenase. Now again ये भी आप लोगों को पता है that ये जो है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 2 से अलग रहता है. कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करते हैं? टू कोएंजाइम Q. Is this clear to all of you? दोनों आपस में एक से दूसरे पे नहीं जाता कि कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 पे जा रहा है. कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोएंजाइम Q को जाएगा और कॉम्प्लेक्स 2 से भी कोएंजाइम Q को ही जाएगा इलेक्ट्रॉन. सो हियर द पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज FADH2 जो कि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स के रिएक्शन में काम आता है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इन द TCA साइकिल, असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड glycerol phosphate dehydrogenase in the mitochondria. तो ये लिखा है both complexes 1 and 2 they donate their electrons to the same acceptor that is coenzyme Q. Again इसमें भी iron sulfur protein present होता है. Now just a word about coenzyme Q जो कि mobile carrier है. It is in nature it is a lipid, soluble lipid which carries electron और इसमें पॉलीआइसोप्रीन टेल होती है. ये जो देख रहे हो आप ये यूनिट है और इसके 10 यूनिट्स आर देयर इस यूबिक्विनोन के स्ट्रक्चर में. दैट इज वाई इसको कहते हैं पॉलीआइसोप्रेनॉइड टेल या पॉलीआइसोप्रीन टेल. एंड इफ यू सी ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में मूव करता है.
ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आई डोंट थिंक यू पीपल नीड टू बी सो कैजुअल। पानी पीना है ये कोई तरीका नहीं है। आई स्टार्टेड द क्लास आफ्टर 2:15, तो इतना वो नहीं है कि आपको क्लास में बैठ के और फ्रंट रो में बिठाया है तो इसका मतलब है यहाँ भी जंगली बन के बैठोगे। देन द थर्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। इसमें दो साइटोक्रोम्स मेन है, साइटोक्रोम B और C1, और आयरन सल्फर प्रोटीन सब में होता है। सो B और C1 जो साइटोक्रोम्स हैं, दे कंटेन अ हीम ग्रुप एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इट कपल्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोएंजाइम Q टू साइटोक्रोम C। तो क्या सीक्वेंस होता है? पहला था NADH से या FAD से थ्रू द आयरन सल्फर प्रोटीन इट गोज टू कोएंजाइम Q। अब कोएंजाइम Q से कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B पर। साइटोक्रोम B से C1 को, और C1 से फिर अल्टीमेटली जाएगा टू साइटोक्रोम C। नाउ जो एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, इस ट्रांसफर को कपल करता है, इट इज नोन एज यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इस कॉम्प्लेक्स को भी कभी कभी ये नाम दिया जाता है। यूबिक्विनोन क्या है? कोएंजाइम Q। The cytochrome iron atom in heme is reversibly converted from its ferric form to ferrous form, जो कि उसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के उसको फैसिलिटेट कर रहा है, and as a reversible carrier of electrons. Again cytochrome C और B1 क्या है? Sorry, cytochrome C क्या है? Proteinous in nature है, and it is a soluble protein of the intermembrane space. So this accepts the electron from complex 3 and moves it on to complex 4. ठीक है? पहला soluble कौन सा था component? पहला soluble या मोबाइल कैरियर कौन सा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का? कोएंजाइम Q, जो कि फर्स्ट और सेकंड से एक्सेप्ट, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और सेकंड कॉम्प्लेक्स से एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और उसको पास कर रहा है टू कॉम्प्लेक्स 3। और सेकंड सॉल्युबल कौन सा है कंपोनेंट? साइटोक्रोम C। यूबिक्विनोन इज अ लिपिड इन नेचर। कोएंजाइम Q क्या है? इट इज लिपिड इन नेचर, while cytochrome C is protein in nature. Is it clear to all? So now the electrons are passed down the chain from complex 3 to cytochrome C and then to cytochrome oxidase. Fourth complex का नाम है cytochrome oxidase. It is made up of A and A3 cytochromes and contains bound copper ions which are essential for the electron transport. तो पहले कॉम्प्लेक्स में आयरन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा था? सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन फैसिलिटेट कर रहे थे? FMN एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। कन्वर्जन हो रहा था फ्रॉम फेरिक टू फेरस फॉर्म, राइट? सेकंड में किसने करा फैसिलिटेट? द आयरन सल्फर प्रोटीन वेयर हीम इज प्रेजेंट। तो हीम कंटेनिंग आयरन सल्फर प्रोटीन ने उसको फैसिलिटेट किया। एंड नाउ फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ में कौन सा आ गया? द कॉपर शटल, जो कि क्यूप्रिक और क्यूप्रस आयन के फॉर्म में उसको इंटरचेंज करें। ठीक है? So cytochrome A and A3 are the only electron carrier in which heme iron has a free ligand that can react directly with molecular oxygen. क्योंकि फाइनल स्टेज है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पर जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा वो अल्टीमेटली कैप्चर होके ऑक्सीजन बनाएगा फ्री ऑक्सीजन के साथ में, एंड व्हाट वुड बी द नेट प्रोडक्ट? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है? सो at this site the transported electron, molecular oxygen and free protons are brought together to produce water molecule. ठीक है? प्रोटॉन्स भी आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो फ्री ऑक्सीजन था वो कंबाइन करके H2O का मॉलिक्यूल बना देगा। इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज द बेस्ट डिपिक्शन। अगर आपके क्वेश्चन आता, जरा शक्ल दिखा दो मुड़ के, रेड शर्ट।
सबसे सिंसियर बच्चे आगे बैठे थे। चलो एनीवेज बैक टू द, ये मोस्ट परफेक्ट डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट है टू डिपिक्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइलेंस प्लीज। अगर आप ये ड्रॉ कर पाओ या इसको डिपिक्ट कर पाओ तो आप इसके बेसिस पे अपना पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, है ना। इफ यू सी, इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है ये। इज दिस क्लियर? देन दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर आप देखो तो इस तरफ लिखा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये समझ आ रहा है आपको लोकेशन? नाउ तीनों कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 दे आर एम्बेडेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। जबकि जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो लोकेटेड है टुवर्ड्स द इनर साइड, यानी मोर टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लेकिन ये चारों ही कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये फिक्स्ड हैं, एम्बेडेड हैं। और मोबाइल कौन सा है कैरियर? पहला कोएंजाइम Q, जो कॉम्प्लेक्स 1 से भी कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर रहा है और कॉम्प्लेक्स 2 से भी कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर रहा है। एंड द सेकेंड कैरियर विच इज मोबाइल इज साइटोक्रोम C, जो कॉम्प्लेक्स 3 से फर्दर ट्रांसफर कर रहा है टू कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 4 में अगर आप देखोगे तो साइटोक्रोम A, आयरन एज वेल एज कॉपर तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सो यू कैन सी द चेंज, और अल्टीमेटली जो फ्री इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो ट्रैप होंगे और बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। सो इफ यू आर एबल टू डिपिक्ट दिस प्रॉपरली देन यू कैन एक्सप्लेन द एंटायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या मिसिंग है? कॉम्प्लेक्स 5। Now, each complex will accept or donate electrons to relatively mobile electron carriers, and each carrier of the electron transport chain will receive from an electron donor and can donate electrons to the next carrier, and ultimately to combine with oxygen and protons to form water. Now, protons and electrons, they flow through the chain from more negative redox potential to more positive redox potential. And during this transfer energy is released. So this is the calculation of the energy released. Energy required to drive the synthesis of ATP कितना बताया था हमने? It is 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि एक कट ऑफ भी है डिफाइन करने के लिए कि कोई कंपाउंड हाई एनर्जी कंपाउंड की कैटेगरी में आता है या नहीं। So on breakdown of ATP to ADP, या अगर हम उल्टा कहें कि for synthesis of ATP from ADP कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। Now only 3 reactions in the electron transport chain are able to yield free energy that generates delta G greater than this value, यानी 7.3 से ज्यादा किलो कैलोरी की एनर्जी 3 स्टेजेस पे रिलीज होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ FMNH2 बाय कोएंजाइम Q, ये किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स 1। ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम B बाय साइटोक्रोम C1, ये किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स 3। एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्शन, जो कि कॉम्प्लेक्स 4 है। सो एट ईच ऑफ दीज साइट there is coupling of ATP synthesis, whereby ATP synthesis is driven directly by energy released from the reaction. यानी ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पर ATP synthesis कपल हो जाता है with the process of electron transfer. That is why this process is known as biological oxidation या oxidative phosphorylation. इस oxidative phosphorylation को कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? The chemiosmotic theory, a very popular theory and a very commonly asked question. Peter Michel, the scientist, he received Nobel Prize for giving this theory. This was first introduced in 1961 and further elaborated in 1966. And he proposed that electron transfer directly produced
an electrochemical gradient of protons across the coupling membrane that was subsequently used to drive ATP synthesis. क्या समझ में आता है इस स्टेटमेंट से, या अगर आप में से कोई जानता है बता सकता है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या मतलब हुआ इसका? Yes, please read the second statement again and try to explain it. Anybody? क्या प्रपोज किया है पीटर मिशेल ने कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, दैट इज फ्रॉम अ नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल टुवर्ड्स अ पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, तो इस दौरान एक प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसमें प्रोटॉन्स इकट्ठे होंगे, ओमिट होंगे। हर बार जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बढ़ रहा है इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड दिस ग्रेडियंट, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोराइलेशन और एटीपी प्रोडक्शन। तो केमी ऑस्मोटिक नाम क्यों पड़ा है इस थ्योरी का? बिकॉज इसमें दो हाइपोथेसिस इन्वॉल्व हैं। पहला है रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन एंड द सेकेंड इज रिलेटेड टू ऑस्मोटिक रिएक्शन। कैसे समझेंगे इसको? केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और फाइनली एट कॉम्प्लेक्स 4 तीनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बन रहा है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो उसके लिए ऑस्मोटिक रिएक्शन क्या हो रहा है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सोल्यूट दैट इज प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज द osmotic reaction that is taking place simultaneously. So if you see, ये डिपिक्शन है आपके कॉम्प्लेक्सेस का ETC के। FADH से भी NADH से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और फिर फर्दर वो कॉम्प्लेक्स 2, 3 और 4 से ट्रांसफर हुए। कॉम्प्लेक्स 4 पे H2O मॉलिक्यूल भी बना, और इन तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस में यानी कि 2, 3 और 4 से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो प्रोटॉन्स ओमिट हुए हैं बाहर इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल ग्रेडियंट। आपको मालूम है कि ये इम्बैलेंस नहीं रह सकता कि किसी एक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए इलेक्ट्रोलाइट, तो उनका कंपनसेशन होना जरूरी है। अगर प्रोटॉन्स गए हैं तो उनको वापस से अंदर आना पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज दैट ग्रेडियंट। और हमने जब शुरू में कल पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? दैट द इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडिंग प्रोटॉन आयंस। तो यानी कि अपने आप से तो ये अंदर आ नहीं सकते, तो इस प्रोसेस को कौन फैसिलिटेट कर रहा है? द कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो जो प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर गए थे वो इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर आएंगे टू न्यूट्रलाइज द ग्रेडियंट, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी ट्रैप्ड बाय एडीपी टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल। सो कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज दिस? ये किसका स्ट्रक्चर है? किसका स्ट्रक्चर है ये? दिस इज द एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स ऑफ द एफ पार्टिकल, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द मैट्रिक्स, और ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है इनटू द मैट्रिक्स, दिस इज द F पार्टिकल और दी एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। और आप देख रहे हो इसमें कितने सारे सब यूनिट्स हैं। देयर इज एन अल्फा, देयर इज बीटा, देयर आर होल लॉट ऑफ गामा, देन देयर इज A,
बी एंड सी, इतने सारे यूनिट से मिलकर ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स बनता है। बेटा व्हाट इज सो फनी, इतनी क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? यस, आपसे ही कह रही हूँ, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? व्हाट इज सो फनी? स्टैंड अप। क्या इतना फनी लग रहा है जो तुम थोड़ी देर भी चुप नहीं रह पा रहे? Now we have not gone into the details of this F particle, but अगर आप रेफरेंस बुक्स में देखोगे तो वो इसका थोड़ा सा इन डेप्थ भी बता रखा है कि कितने अल्फा, बीटा, गामा और कितने ए बी सी यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. What is important is that through this particle, when the protons they move, at that time on the inner side ATP synthesis takes place. Okay? नाउ एक लास्ट इस टॉपिक का पोर्शन, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद शटल्स और हैं, दैट इज द फॉस्फोरस ऑक्सीजन रेशो. क्या मतलब है फॉस्फोरस ऑक्सीजन रेशो का? दिस इज सिंपली दैट द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक incorporated into ATP for every 1 atom of oxygen consumed. ठीक है, अगर एक ऑक्सीजन एटम कंज्यूम हो रहा है, यानी एक बार जो ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक बार जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें कितने फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं. तो ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि NADH से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शुरू होता है तो कितने ATP बनते हैं? 3. So the phosphorus oxygen ratio for NADH is 3, whereas for FADH2 it is 2. और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ये क्या मॉडिफाई हुआ है? 2.5 and 1.5, because now according to the latest theory it was identified and it was explained that entire energy released cannot be consumed for the purpose of ATP production. उसमें कुछ ना कुछ loss as heat भी हो रहा है. That is why this ratio is important. और ये हमको हेल्प करती है हमारे एनर्जेटिक्स कैलकुलेट करने में. ठीक है. नाउ अगेन जब भी ETC की बात होगी तो चाहे आपसे पूछा जाए या नहीं, you have to mention, you have to write a brief note about the inhibitors of electron transport chain. ठीक है. तो आप कॉम्प्लेक्स वाइज देख सकते हो, there are whole lot of inhibitors. We would suggest that हर कॉम्प्लेक्स के 2 से 3 important inhibitors आपको पता होने चाहिए. Can you tell me what is the importance of these inhibitors? क्या इंपॉर्टेंस है इन इनहिबिटर्स की? सारे तुम बच्चों को ना कान पकड़ के मुर्गा बना के बिठाना चाहिए, तुम वो वाला डिजर्व करते हो ट्रीटमेंट. मोबाइल हाथ में, सर ऐसे नीचे रख रखा है जैसे पता नहीं कितना थका आ रहा है, सुबह से कितनी पढ़ाई कर चुका है. ला मोबाइल दे दे मुझे. अरे छुपा मत उसको, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगा कम से कम, है ना? क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इनहिबिटर्स की? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहिबिटर्स. इनके नाम पढ़ के देखो, आपको कुछ लगता है क्या किससे रिलेट कर रहे हैं? नैप्थोक्विनोन, बैल, देन रोटिनोन, इंसेक्टिसाइड, फिश पॉइजन, बार्बिट्यूरेट, क्या है ये सब? साइनाइड, अजाइड, या तो पॉइजन्स हैं या फिर ड्रग्स हैं. ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज? पहली बात तो हमें इन इनहिबिटर्स की कॉम्प्लेक्स वाइज नॉलेज पता होनी चाहिए कि कौन सा इनहिबिटर किस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, क्योंकि कोई भी एक इनमें से प्रेजेंट होगा तो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हैम्पर होगी. इजंट इट? इंपॉर्टेंस ये है कि दैट इज हाउ द पॉइजन्स वर्क, दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वर्क. और ड्रग्स को, या आप इसमें नाम कुछ मिस हो रहे हैं, देर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स, वो मिसिंग है इसमें से. बार्बिट्यूरेट्स आर देयर, बट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हैम्पर करती हैं, लेकिन किसकी? ऑफ द प्रोकैरियोट्स. तो एंटीबायोटिक क्या करती है? क्या पर्पस या क्या फंक्शन है एंटीबायोटिक का? अरे ETC हैम्पर करना तो मैं बता रही हूँ, एक ले मैन को क्या बताओगे एंटीबायोटिक क्यों देते हैं?
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम रोकने के लिए, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो प्रोकैरियोटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हैम्पर करेंगे एंटीबायोटिक्स, दे विल किल द बैक्टीरिया, दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दे वर्क, राइट। अगेन यू कैन सी, हम कहते हैं साइनाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइजन, बहुत ज्यादा विगरस एक्ट करता है। तो साइनाइड कैसे एक्ट करता है? ऑन द कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इतनी इनिबिटर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपको पता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एक क्लोज रूम में तो इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है। तो द रीजन और द साइट वेयर दे एक्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कॉम्प्लेक्स वाइज पता होने चाहिए वेयर आर द साइट, 1, 2 and 3 भी है, एंड देन बिटवीन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंड कोएंजाइम Q यू कैन सी कार्बोक्सिन, मैलोनेट, और इनमें कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी है कि कैसे इनिबिट करते हैं। लाइक मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का क्या मतलब होता है? कोई कंपाउंड जो है वो एक एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए compete कर रहा है विद द एक्चुअल सबस्ट्रेट, तो वो उसको अटैच नहीं होने देगा, यस बोलो बोलो, और उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा बिकॉज उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। तो इट इज कंपीटिंग विद द एक्चुअल सबस्ट्रेट। सो वी एक्सपेक्ट कि आप लोग along with the site you can mention 2 to 3 inhibitors of each of these complexes, और अगेन आई वुड से कि द बेस्ट वे टू डिपिक्ट इन द फ्लो चार्ट इज कि जो आप फ्लो चार्ट बनाओगे उसी में आप दूसरे कलर के पेन से या कलर्ड इंक से इनिबिटर्स भी मेंशन कर दो, ठीक है। तो आपको याद रखना भी आसान होगा, और आपके दिमाग में जब एक मैप रहेगा, एक फ्लो चार्ट रहेगा, तो आप पूरा आंसर कंप्लीट कर पाओगे। सो दिस इज हाउ, दिस इज अनदर वे, लेकिन हमारे लिए सिंपलर रहता है एक सिंपल सिस्टमैटिक फ्लो चार्ट, ठीक है। एंटीमाइसिन, एमाइटल, रोटिनॉन, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और लास्ट में कुछ दिख रहा है अनकपलर। व्हाट आर अनकपलर्स? अनकपलर का क्या मतलब है? यस समबडी प्लीज। ये फर्स्ट रो में जो 3 बच्चे बैठे हैं कुछ देख रहे हैं नीचे, अनकपलर्स का क्या मतलब है बेटा? एक तो खड़े हो जाओ, हाथ में क्या है? मोबाइल। अरे वाह, मैं तो बहुत कम क्लास ले पाती हूँ तुम्हारी, वरना मेरे पास मोबाइल का स्टॉक हो जाए। क्यों? हाँ महंगे महंगे, सही बात है। ला, शाबाश। किसका है 1,25,000? बस तो अब तो फिर मेरा हुआ ही, चलो। हाँ जी, अनकपलर क्या होते हैं? Like I have uncoupled you from your mobile, so I am the uncoupler here, isn't it? बताओ क्या समझ में आया अनकपलर से? किसकी कपलिंग नहीं होती? साइलेंस। हाँ, हम इस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में किसकी कपलिंग की बात कर रहे हैं? यस, एनीबडी फ्रॉम दैट साइड? अनकपलर्स का मतलब क्या हुआ? बैठो। अरे बच्चों बोला तो करो यार, वैसे इतने ज्ञान देते रहते हो तुम लोग। हमने डेफिनेशन में क्या कहा था? कपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन विद ऑक्सीडेशन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है जब वो एटीपी प्रोडक्शन से कपल होता है, तो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होने दे रहा है लेकिन उसको एटीपी प्रोडक्शन से कपल नहीं होने दे रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम? अनकपलर। यानी उसने उन दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग कर दिया, फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा जबकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसका लॉजिक हो सकता है? एक अनकपलर कैसे एक्ट करेगा? अभी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी मैंने बताई, कोई एक्सप्लेन करो मुझे अपने वर्ड्स में प्लीज। प्लीज कम अप विद योर आंसर्स, गलत पे कोई पनिशमेंट थोड़ी है। यस
कम ऑन, आप बताओ। हाँ रुको रुको, सुनाई नहीं दे सकती। मैम सबसे पहले तो जैसे H+ और इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन होगा, उससे वाटर का फॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा एटीपी फॉर्मेशन, मतलब जो एटीपी फॉर्मेशन है उसको, और ग्रेडियंट किसका बनेगा? H+ आयंस का, प्रोटॉन्स का बनेगा इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और फिर वो प्रोटॉन्स किसके थ्रू री एंटर होंगे? जो 5th कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू एंटर होंगे। जब 5th कॉम्प्लेक्स के थ्रू एंटर होंगे तो उसमें जो एनर्जी का चेंज होगा दैट वो विल बी एटीपी के ट्रैप्ड इन द फॉर्म फॉर्म में ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। यही पढ़ा है हमने, ठीक है। और क्यों ऐसा जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू वो एंटर हो प्रोटॉन? मैम एक प्रॉपर मतलब ग्रेडियंट फॉर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब वो डिफ्यूज नहीं हो सकता। हाँ, मेम्ब्रेन इज Impermeable इम्परमेएबल टू प्रोटॉन। तो अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जो मेम्ब्रेन को परमिएबल कर दे फॉर द प्रोटॉन्स, तो अपने आप ही ये प्रोसेस अनकपल हो जाएगा, प्रोटॉन्स अपने आप वापस अंदर आ जाएंगे, ग्रेडियंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फिर एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो अनकपलर्स आर दोज कंपाउंड्स which allow the protons to re-enter the mitochondrial matrix without help of complex 5। परमिएबल कर देते हैं मेम्ब्रेन को, कॉम्प्लेक्स 5 की जरूरत नहीं रहती और इसलिए एटीपी प्रोडक्शन जो है वो अनकपल हो जाएगा फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। So they uncouple electron transport from oxidative phosphorylation by collapsing the chemiosmotic gradient by dissipating protons across the inner mitochondrial membrane। ये समझ में आया? आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब फिर ऐसे ही लेटे हो लेथार्जिकली, सीधे बैठो, बिल्कुल खड़े हो जाओ दोनों के दोनों। चलो बीच में खड़े हो, उन बच्चों को नहीं दिखेगा तुम्हारी वजह से। चलो बीच में खड़े हो, इधर आओ बाहर, यहाँ खड़े हो बीच में। बस अब अच्छे लग रहे हो, ऐसे फोटो खींचूंगी तुम्हारे दोनों की। तो अनकपलर्स के एग्जाम्पल हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइक्यूमेरॉल, कार्बोनिल साइनाइड, ट्राइफ्लोरोकार्बोनिल साइनाइड, जिसको FCCP भी कहते हैं, बिकॉज दे ऑल हैव हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर मेकिंग देम सॉल्युबल इन द बायलिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीनों कंपाउंड जो हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और इसलिए लिपिड सॉल्युबल नेचर दिखाते हैं, और क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो ये फैसिलिटेट करते हैं प्रोटॉन्स का ट्रांसफर। All of these decouplers also have dissociable protons, allowing them to carry protons from the intermembrane space to the matrix, which collapses the pH gradient. Please don't talk. ठीक है? Is this understood to all? क्या characteristic है uncouplers का? They are hydrophobic in nature. They are themselves lipid soluble. That is why वो उस membrane के across move कर पाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट वो उन प्रोटॉन्स को भी कैप्चर करके अपने साथ ट्रांसफर कर लेंगे, और क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसलिए एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड यू सी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज लॉस्ट एज हीट। कोई बेनिफिट है क्या इन अनकपलर्स का? कोई बेनिफिट नहीं है, है बेटा? पैथोजेंस को किल करना तो नहीं आएगा इसमें, बट कहीं ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है जहां पर हीट प्रोडक्शन भी रिक्वायर्ड हो। हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़ते हैं, हाइबरनेट करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या करते हैं वो? दे अंडरगो हाइबरनेशन कुछ ड्यूरेशन के लिए, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं लो, और उनकी बॉडी की हीट से अपने आप को वो वार्म रखते हैं। तो वहां पर ये अनकपलर्स वाला रोल समझ में आता है। गॉट इट? कि वो बिल्कुल डॉर्मेंट मोड में चले जाते हैं, उन्हें अपने मिनिमल एनर्जी की जरूरत होती है, और तब उनको ज्यादा किसकी जरूरत है? हीट एनर्जी की। तो वो हीट उनको इन अनकपलर्स के थ्रू मिलती है। तो अनकपलर्स जो हैं वो केमिकल भी होते हैं जो मैंने नाम बताया आपको, और कुछ बायोलॉजिकल अनकपलर्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि अगर आपने सुना हो अबाउट दिस कंपाउंड थर्मोजेनिन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? थर्मोजेनिन एक प्रोटीन है
जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में मिलता है। इफ यू हैव हर्ड, एडिपोज टिश्यू को हम कहते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। कभी कभी मजाक में भी ऐसा सुना हो इन अ फ्रेज के कोई पर्सन जो है वो बहुत एनर्जेटिक भी रहता है, खूब खाता पीता है, लेकिन उसको वो रहता लीन एंड थिन है और वो हाइपर एक्टिव रहता है। ऐसा ही एक, प्लीज डोंट कमेंट ऑन एनीबॉडी, ऐसा ही एक फीचर हम स्टडी करते हैं इन थायराइड डिसऑर्डर भी। किसमें करते हैं? वेयर देयर इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपर थायराइडिज्म। उसमें भी क्या की फीचर होता है कि वो पर्सन हाइपर एक्टिव होता है और वो लीन एंड थिन रहता है। क्यों? क्योंकि इसका बीएमआर बढ़ा हुआ होता है। तो इवन थायरॉक्सिन को भी अनकपलर माना जाता है। ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इज कि जिन इंडिविजुअल्स में हम कुछ कहते हैं ना कि सम इंडिविजुअल्स हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट व्हाइल अदर्स डोंट हैव, जबकि वो डाइट दोनों की सेम हो सकती है, या इनफैक्ट जो थिन है उसकी डाइट ज्यादा भी हो सकती है। तो उसमें ये वाला फैक्टर होता है कि द रेशियो ऑफ द ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज मोर देन दैट ऑफ व्हाइट एडिपोज टिश्यू। तो ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में थर्मोजेनिन प्रेजेंट है, इट डिक्रीजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेटेड इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन by increasing the permeability of the inner mitochondrial membrane and hence allowing protons that have been pumped to return back to the mitochondrial matrix, and the energy is released as heat. Is this clear? So that is all about electron transport chain and their inhibitors and uncouplers. I expect कि आप लोग अब अगर ये क्वेश्चन आता है फुल लेंथ या इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट इवन इन वाइवा. You should have clarity about this process. Now we come to the last part of this lecture, NADH generation. ठीक है? See, we said that not all processes are going on in the mitochondrial matrix. Some pathways they occur in the cytoplasm. So what about the NADH that is generated in the cytoplasmic pathways? उस NADH को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने के लिए it cannot enter directly because we have been talking that the inner mitochondrial membrane is impermeable. तो उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई शटल सिस्टम की जरूरत होती है. So that is what is being explained. So NADH that is generated during glycolysis and other cytosolic processes cannot traverse the mitochondrial membrane. These reducing equivalents are shuttled into the inner mitochondrial membrane to be oxidized in the electron transport chain. So there are two shuttles which explain this transfer. The relative proportion of the activities of the two shuttles varies from tissue to tissue. कौन कौन सी शटल्स हैं? वन इज मैलेट एस्पार्टेट शटल विच इज मोर एक्टिव इन लिवर, किडनी एंड हार्ट, एंड द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल विच इज मोर एक्टिव इन ब्रेन, स्केलेटल मसल एंड फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट. ठीक है, तो कई बार आपसे बजाय इसके कि ईटीसी या केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जाए, देयर कैन बी अ सिंपल क्वेश्चन ऑन NADH शटल. सो दिस इज मैलेट एस्पार्टेट शटल. शटल का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन स्टेशन टू दी अदर. तो कैसे वर्क करती है मैलेट एस्पार्टेट शटल? इफ यू सी, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो साइटोप्लाज्म में एस्पार्टेट बना, उससे ऑक्सैलो एसीटेट बना, और ऑक्सैलो एसीटेट से बन रहा है मैलेट, मैलिक एसिड. ये किस साइकिल में देखते हैं हम ये प्रोसेस? इन द TCA साइकिल. ऑक्सैलो एसीटेट से बाय सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस बनता है मैलेट. तो मैलेट बनने के प्रोसेस में NADH का रिक्वायर, और ये रिवर्सिबल भी होता है ये प्रोसेस. तो NADH इज कन्वर्टेड इनटू NAD. तो जो NADH अवेलेबल था साइटोप्लाज्म में वो यहाँ पर यूटिलाइज हुआ, मैलेट बन गया. मैलेट जो है वो एंटर करेगा थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वहां पर ये रिएक्शन रिवर्स होगा. एंजाइम विल बी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड यू सी दैट जो NAD बाहर NADH से NAD में कन्वर्ट हुआ था वो वापस से रिट्रीव हो रहा है एज NADH, एंड द एंटायर अदर प्रोसेस रिमेन्स द सेम. एस्पार्टेट टू एस्पार्टेट ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द साइटोप्लाज्म. यहाँ पर क्या बेनिफिट है?
कि जो प्रोटॉन NADH में था वो एज इट इज अंदर भी NADH के फॉर्म में ही मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हुआ था NADH का, उसमें 3 अगर ATP बनने थे या 2.5 ATP बनने थे, उतने ही बनेंगे। इसके कंपैरिजन में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में क्या होगा? तो इफ यू सी हियर, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से 1,3-BPG बनेगा, जो कि ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, राइट? एंड यू सी दैट हियर NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH। ये जो NADH प्रोड्यूस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, ये एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, जहां पे आप देख रहे हो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन in the presence of enzyme glycerol 3-phosphate dehydrogenase converts back into glycerol 3-phosphate। और जब ये दोबारा से माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जाके ट्रांसफर होगा, यू सी दैट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ साइटोप्लाज्म में तो इस एंजाइम का कोएंजाइम कौन सा है? NADH, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसका कोएंजाइम है FAD। तो जब एंजाइम जो रिएक्शन रिवर्स हुआ तो वो किसके फॉर्म में कैप्चर हुआ या प्रोड्यूस हुआ? एज FADH2। सो हियर NADH जब मैट्रिक्स में एंटर हुआ है तो इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बैक एज FADH2, यानी कि ATP का प्रोडक्शन कितना रह जाएगा? 2 और रादर 1.5। सो दीज आर द 2 शटल्स एंड टिश्यू टू टिश्यू जैसा मैंने बताया कि इनका वेरी करता है किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, and accordingly the energy production can be varying। And this was also one of the reasons why the contemporary theory of 3 ATP from NADH and 2 ATP from FADH2 was changed to 2.5 and 1.5। clear hai? So that's all about biological oxidation।